आज हम अनिल जी के साथ एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम इतिहास को साहित्य से जोड़ रहे हैं। लाल किला एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जहां इतिहास की एक परत नहीं, बहुत सारी परतें हैं। मुगल कालीन इतिहास, ब्रिटिशर्स का इतिहास और हमारा अपना इंडिपेंडेंट भारत का इतिहास। तो लाल किला एकमात्र इस देश का ऐसा मॉन्यूमेंट है जहां पर अतीत और वर्तमान एक साथ आकर मिलते हैं। अतीत इस अर्थ में कि तमाम मुगल बादशाहों का ठिकाना ये रहा, और वर्तमान इस अर्थ में कि आज़ादी के बाद की पहली स्पीच बतौर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने यहीं से दी, और फिर ये रवायत बन गई हर 15 अगस्त को यहाँ से प्रधानमंत्री एक स्पीच देते हैं। तो भारत में यूँ तो बहुत मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन एकमात्र मॉन्यूमेंट जिसका इस अर्थ में सिग्निफिकेंस है कि हर साल इस देश का मुखिया, प्राइम मिनिस्टर जहां से खड़े होकर राष्ट्र को संबोधित करता है, वो फक्र, वो उपलब्धि सिर्फ लाल किले को हासिल है। लेकिन लाल किले का मसला सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। हम कोशिश ये करते हैं कि इतिहास को जोड़ें लिटरेचर से, अदब से। लाल किले के साथ बहुत सारे अदबी किस्से जुड़े हुए हैं। लिटरेचर, मिर्जा गालिब, दाग, ज़ौक़ और आखिरी मुगल बादशाह जो शायर ज्यादा थे तो बादशाह कम थे, बहादुर शाह जफर, उनका ताल्लुक इससे है। तो आज हम मई में इसको करने का पर्पस, इसको करने का उद्देश्य ये है। 11 मई 1857 को मेरठ की तरफ से सैनिक यहाँ आए थे बगावत करके, और उन्होंने मुगल बादशाह जफर को अपना बादशाह घोषित कर दिया था। तो आज हम किस्से, कहानी, दास्तान, गजल, नज्म, शेर जिनका ताल्लुक उस 1857 के गदर से है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। इतिहास के उन गलियों में आपको ले चलेंगे जिन गलियों में आमतौर पर हम नहीं जाते। तो आज हम भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 को याद करेंगे और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे जो इस स्वतंत्रता में शहीद हुए थे। ये दिल्ली गेट दरअसल एक वीआईपी टाइप का गेट है, और एम्परर्स जब जामा मस्जिद जाते थे, सामने ही है, वो इस गेट से जाते थे। तो ये नॉर्मली आमतौर पर यूज होने वाला गेट नहीं था। वो आगे मिलेगा आपको लाहौरी गेट। लाहौर से हमारी मुक्ति नहीं है साहब। लाहौर कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए आपको अंदर बताएंगे। देखिए, शहर में भी लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट है, वो शहर के गेट हैं, और यहाँ किले के लाहौरी गेट और दिल्ली गेट किले के हैं। साल 1857 आज़ादी की पहली लड़ाई का गवाह बना। जो अंग्रेज इतिहासकार हैं वो इसे सिर्फ एक सिपाहियों का विद्रोह बताते हैं कि कुछ चुनिंदा सिपाहियों ने विद्रोह किया और उसके कुछ चुनिंदा से कारण रहे होंगे। वो भी इसलिए क्योंकि जैसे हमने पहले कहा कि हिस्ट्री जो लिखवाता है वो अपने तरीके से लिखवाता है, पर ऐसा नहीं कि उस वक्त सिर्फ सिपाहियों ने विद्रोह किया। विद्रोह की आग हर जगह, हर दिल में, हर जुनून में इस देश को उनसे आज़ाद कराने की थी। और सबसे बड़ा एक कारण जो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भला ही इंडिया रहा हो, लेकिन उनको इंडिया से कुछ लेना देना नहीं था। उनका एक ही काम था कि सिर्फ कमाई बढ़ाओ, रियासतों को हड़प करो। तो और ये भी सोचने की बात है कि जिस पर्टिकुलर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में ही कंपनी जुड़ा हुआ है, वो अपने प्रॉफिट के अलावा और सोच भी क्या सकती है। क्यों सर? बिल्कुल सर। एक चीज जिसपे हमें अभी शर्म करनी चाहिए कि 1857 तक तो हम ब्रिटिशर्स के गुलाम कायदे से थे भी नहीं। 1857 तक तो इंडिया पे कब्जा एक कंपनी का था। 1857 के बाद कंपनी का कब्जा फॉर्मली खत्म करके डायरेक्ट इसको क्वीन के अंडर में लेकर आया गया। तो कंपनी साहब सिर्फ प्रॉफिट अंडर नहीं कर रही थी, एक के बाद एक रियासतों को अंडर कर रही थी। डलहौजी का नाम हम सबने सुना है साहब, लखनऊ की रियासत, झांसी की रियासत। तो एक नाराजगी थी कि ये सारा माल हमारा अंदर कर रहे हैं, और एक इसमें कैटलिस्ट का काम किया। एक कारतूस का मसला आ गया जिसको लेके हिंदू और मुसलमान सिपाहियों में ये कंफ्यूजन था कि अगर कारतूस को मुंह से लगा के हमने यूज किया
तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब ये तो सवाल अपनी जगह है कि धर्म भ्रष्ट होगा या नहीं, मगर ये बात पक्की तब तक स्थापित हो चुकी थी कंपनी महाभ्रष्ट है। और आप देखिए कि ये आज़ादी की पहली नाकामयाब लड़ाई रही, पर जो भी है लड़ाई तो थी। हर सफ़र मंजिल तक शायद नहीं पहुंचता, पर सफ़र तो फिर भी माना जाता है। ये सफ़र हमारा कुछ लंबा रहा। 1857 में शुरू होकर 1947 तक। गदर सिर्फ दिल्ली में ही नहीं था, पूरे देश में था। दिल्ली में गदर था, दिमाग में गदर था, दिल में गदर था। पर लाल किले की खास अहमियत ये है कि मेरठ से कुछ सिपाही आए, वो इस लाल किले में घुसे। विद्रोह के नाम पर उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपने आप अपना सम्राट बना दिया कि हम गदर कर रहे हैं, हम एक विद्रोह कर रहे हैं और आप हमारे राजा। और जफर साहब में तो ना राजा बनने की औकात थी, ना रंग, और वो तो कुछ करने काबिल थे ही नहीं। उनको किसी ने राजा बनाया तो राजा बन गए, किसी ने उनको गद्दी से उतार दिया तो गद्दी से उतर गए। तो जफर को राजा घोषित किया गया इसी किले में, और इसी किले से फिर जफर की वो आखिरी आह भी सुनाई थी जो सब लोगों ने सुनी, उनकी गजल जो अभी हम बाहर बात भी कर रहे थे कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयाल में, उन्होंने खत्म होने से पहले लिखी कि किसकी बनी है आल में ना पायदार में। आल में ना पायदार का मतलब नश्वर, अस्थिर दुनिया। बहुत से बच्चे हैं जो उर्दू नहीं जानते हुए तो कुछ मुश्किल अल्फाजों को आपके लिए ट्रांसलेट करेंगे। ये लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयाल में, किसकी बनी है आल में ना पायदार में। इन हसरतों से कहो कहीं और जा बसें, इन हसरतों से कहो कहीं और जा बसें, इतनी जगह नहीं है दिलेदार। क्या बात है। और आगे का मिसरा तो बिल्कुल जैसे जफर साहब ने ना डायरेक्ट अंग्रेजों को रेफरेंस भी किया, उनको यहाँ से बाहर किया। और अंग्रेज जो एक टाइम जफर को चाहते थे, उनके लिए जफर अब नासूर बन गए, जफर को कांटे की तरह लगने लगा। तो जफर साहब लिखते हैं कि कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागमा, बागमा मैंने माली, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागमा, ये भी दिलों के साथ पले हैं बाहर। ये नहीं कि बाहर आई तो फूल, लेकिन ये जिन कांटों को तुम यहाँ से निकाल रहे हो, इन कांटों को मत निकाल चमन से वो बागमा, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। बुलबुल को बागबान से ना सयाद से, सयाद जो बुलबुल को मारे, बागबान जो बुलबुल की परवरिश करे। तो बुलबुल को ना सयाद से गिला है और ना ही बागबान से गिला है। क्यों? किस्मत में कैद लिखी थी फसल के बाहर, जो बाहर की फसल थी, जब बाहर का मौसम था, उसमें ही मेरी किस्मत में कैद लिखी थी। तो अब मुझे किसी से कोई गिला नहीं। आखिरी वाला मिसरा हम जब वॉक खत्म करेंगे तभी पढ़ेंगे। सर आप सबको हमने ग्रुप में करीब 25 फोटो भेजे हैं। पहला फोटो आप देखिए, उसमें लाल किले की कॉस्ट बताई गई है। लाल किले की सर पूरी कॉस्ट 60 लाख। और पर्सपेक्टिव में बात रखता हूं कि ताजमहल की कॉस्ट ताजमहल से 5 गुना थी, करीब 3 करोड़। मगर इन सब का बाप था तख्ते ताउस, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। उसकी कॉस्ट उस जमाने में 6 करोड़ की थी। मतलब ये 60 लाख का था और वो तख्त जो है वो 6 करोड़ का था, जिसको नादिर शाह ले गया था। वो आगे जिक्र करेंगे। तो इट शोज कि कितने अमीर, सो पावरफुल। 1638 में शाहजहां आगरा से शिफ्ट हुए। आप में से जो लोग आगरा गए हैं, आगरा किला अगर देखा हो तो ये किला देख के आगरा किले की याद आती है। आगरा का किला इससे पुराना किला है। आगरा का किला इन तक लोधी के पीरियड का है, ऑलमोस्ट बाबर के पीरियड का, ये उसके बाद का है। 1648 में शिफ्ट हुए शाहजहां आगरा से यहाँ, और ये किला बनना शुरू हुआ 1638 से। 1638 में, बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती, 1638 से 1648 10 इयर्स का टाइम करीब लगा इसमें। और साहब 1648 की 15 जून वो लाल किले में शाहजहां ने प्रवेश किया। उस वक्त इसको किलाए मुबारक कहा जाता था। और साहब मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इस किले का बड़ा सॉलिड लाहौरी कनेक्शन है। इसके आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ये वही हजरत है जिनकी जिम्मेदारी ताजमहल बनाने की थी। ये लाहौरी साहब ये ऑलमोस्ट वही पीरियड चलता है। तो साहब 60 लाख का किला बना। 60 लाख में तो दिल्ली के किसी इलाके में 3 बेडरूम का फ्लैट भी नहीं आएगा।
कुल मसला ये है कि आप याद करें तो बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये 6 मुगल बादशाह तो हमें याद रहते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए करीब 20 मुगल बादशाह रहे हैं और औरंगजेब के बाद 1 दर्जन से बादशाहों ने हुकूमत की है। मगर हुकूमत किस तरह से की कि उनके नाम तो अभी रिसर्च करके हम तलाश लें, मगर कोई निशान नहीं मिलते उनके। थोड़ा बहुत निशान हम आपको कोशिश करेंगे देने की, उसके लिए हम फिर कभी सेपरेट वॉक करेंगे। हम सब ने गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में सुना होगा या देखा होगा। अगर इन सारे मुगल बादशाहों को आप वाकई हिस्ट्री पढ़ें तो ये हमें गेम ऑफ थ्रोन्स और गेम ऑफ क्लाउन्स दोनों मिला जुला दिखाई पड़ता है। बड़ी शानदार दास्तानें हैं। संक्षेप में कहना यह कि कुल 20 मुगल बादशाह मोटे तौर पे हुए और शाहजहां के बाद के सारे मुगल बादशाह इसी किले से हुए। और आप एक बात सोचिए, एक बात ये सोचिए कि अगर थोड़ा और ऑर्गेनाइज तरीके से होता और हम कामयाब हो जाते तो हम 90 साल पहले आजाद हो गए। यूं होता तो क्या होता, शायद ये होता, शायद वो होता, लेकिन ये भी हो सकता है कि फिर अभी तक मुगलिया सल्तनत का राज ही चल रहा होता। जैसे ब्रिटेन में एक मोनार्क है तो हो सकता है उस वक्त ये बकिंघम पैलेस होता और यहाँ पे मुगलिया लोग होते, उनको शायद कुछ पेंशन मिल रही होती, या हो सकता है कि मोदी साहब यहाँ आते पूछने के लिए कि अब मैं ये इशू करने लगा हूँ, मैं करूँ कि नहीं करूँ। तो मुझे गालिब साहब का मिसरा याद आता है कि हुई मुद्दत पे गालिब मर गया पर याद आता है, हुई मुद्दत पे गालिब मर गया पर याद आता है। पर एक बात पे कहना यूं होता क्या होता, क्या बात है, क्या बात। तो गालिब साहब बहुत कुछ ऐसा कह गए तो शायद अगली पुश्तें याद करती रहेंगी। तो चलिए आगे आइए सर, आइए। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि इस किले का लाहौर कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाहौरी गेट, और हर 15 अगस्त को आप ये फोटो देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ से स्पीच देते हैं। कनेक्शन ये बनता है कि इसके बहुत आगे आप जाएंगे, बहुत आगे, तो लाहौर शहर पड़ता है, बहुत आगे। लाहौरी गेट इसलिए बोला जाता है किसी भी डायरेक्शन में, ये नाम ही लाहौरी गेट है। तो मैं आपसे क्या आज कर रहा था कि 2 लाइन में बात रखता हूं कि पाकिस्तान से हमारा रिश्ता लव एंड हेट है। पीएम के बहुत आगे लाहौर और पीछे लाहौरी गेट है। बहुत बढ़िया। ना लाहौर से मुक्ति है, ना इतिहास से भाई है। तो क्या हुआ कि 1526 में बाबर जो है वो हिंदुस्तान में दाखिल हुए और वो हिंदुस्तान में आके जमे। आप लोगों के लिए एक जानकारी, मुझे लगता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, और हम पिछली वॉक में कहा था कि अगर हमारी वॉक से आप 2-3 चीज नई ना लेकर जाए तो हमें लगता है कि हमारी वॉक का फायदा नहीं। पहली इंफॉर्मेशन जो हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि बाबर खुद एक शायर, बाबर फारसी में लिखा करते थे। हमें भी इस रिसर्च के दौरान पता चला। उनका मिसरा देखिए, वो कहते हैं कि नौरोज व नौ बहार वा दिल खरे खुशस्त, नौरोज व नौ बहार वा दिल भरे खुशस्त, बाबर बायश कुछ की आलम दोबारा नीस। इसका मतलब ये है, बाबर कहते हैं कि नया साल है, नई बहार है, शराब है और बाबर मस्ती कर मजा कर रही है, दुनिया दोबारा ना मिलेगी। तो मुस्तफिल ये है कि बाबर की इस एडवाइस को बाद के मुगल बादशाहों ने कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया। और बहादुर शाह जफर ने, आप देखिए जफर साहब क्या कहते हैं, इससे साफ पता चलता है कि जब उनके इंकलाब में दिल्ली उनके हाथ से निकल रही है, वो तब भी शायरी में लगे हुए, और क्या कहते हैं कि एवाए इंकलाब जमाने के दौर से, वाए मैंने अफसोस, ये अफसोस है इंकलाब जो जमाने ने खड़ा कर दिया है, एवाए इंकलाब जमाने के दौर से पर दिल्ली जो है पल में नहीं निकली। दिल्ली आहिस्ता आहिस्ता इनके हाथ से कंप्लीट, लेकिन इनको होश ही नहीं। 1803 में पक्के तौर पर दिल्ली पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया। हालांकि जफर साहब ने कुछ उत्साह वाली लाइनें भी कही, जैसे वो लिखते हैं कि इतना ना अपने जामे से बाहर निकल, अपनी हैसियत से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, इतना ना अपने जामे से बाहर निकल के चल, दुनिया है चल चला का रास्ता संभल के चल, औरों के बल पे ना इतना चल निकल, बल तो बल
के बल पे तो कुछ अपने बल पे चल। दूसरों को तो कहे कि अपने बल पे चल, पर जफर साहब अपने बल को ना कायम कर पाए और ना ही अपने बल पे वो चल पाए। ये सब आयरनी है कि अपने बल पे चलने का आह्वान करने वाला एक मुगल बादशाह ब्रिटिशर्स के बल पे चल रहा था और एक तरह से वो पेंशन पा रहे थे ब्रिटिशर्स से। 1 लाख रुपए पर महीने की पेंशन थी उनकी। मगर 11 मई 1857 को सब कुछ बदल गया। इस किले को बागी सिपाहियों ने घेरा और कहा कि साहब आप हमारे बादशाह। इनिशियल रिस्पॉन्स बादशाह का क्या था ये लिखा है, जहीर दहलवी साहब एक राइटर हुए हैं, उनकी किताब है एक दास्तान गदर। जहीर दहलवी इसी किले के अंदर एम्प्लॉय थे, बादशाह के एम्प्लॉय थे। तो उन्होंने कहा कि बादशाह ने उन बागियों से कहा कि मैं तो फकीर हूँ, बादशाह तो मेरे बाप दादा थे, सल्तनत तो 100 साल पहले जा चुकी। और सल्तनत तो पहले जा चुकी थी। जफर उससे पहले ही लिखते हैं, वो लिखते हैं कि ना था शहर दिल्ली ये था चमन। दिल्ली की जो उस वक्त के शायर हैं, लुटने से पहले खैर दिल्ली हमारी बहुत बार लुटी। उन कहानियों में अगर हम पढ़ेंगे तो शायद यही रहेंगे, लेकिन दिल्ली जो उस वक्त की दिल्ली थी इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरत दिल्ली थी। मीर साहब का एक शेर है कि दिल्ली में ना थे कूचे और आके मुसव्विर थे। और आज मैंने पन्ने मुसव्विर मैंने तस्वीर की पेंटिंग करने वाला, तो कहते हैं कि दिल्ली में नॉर्मल कूचे थे ही नहीं, दिल्ली में ना थे कूचे और आके मुसव्विर थे। हर खुदा ने उसकी हर कूचे की पेंटिंग बनाई हुई थी और उन पेंटिंग को इकट्ठा करके किताब बन गई, तो वो दिल्ली बन गई। दिल्ली में ना थे कूचे और आके मुसव्विर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। इस कदर मीर साहब ने कहा। तो बादशाह क्या कहता है कि ना था शहर दिल्ली ये था चमन, कहो किस तरह का था यहाँ अमन, जो किताब था वो मिटा दिया, फकत अब तो उजड़ा दयार है, सभी ज्यादा मातम में सख्त है। ज्यादा मैंने हर तरफ अब मातम मैंने आलम, सख्त मैंने बुरा, सभी ज्यादा मातम में सख्त है, कहो कैसी गर्दिश वक्त है। वक्त मैंने क्या बुरी किस्मत हो गई है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ना वो ताज है, ना वो तख्त है, ना वो शाह, ना वो दयाल। He has been lamenting all the time rather than taking any action and let everything go away to Britishers। चलिए साहब, अब सब हम लाहौरी गेट से अंदर होते हैं। वेलकम। कवर्ड एरिया आप देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड छत्ता बाजार। कवर्ड एरिया को छत्ता क्यों बोला जाता है कि छत है तो पूरा एरिया छत से कवर है, तो दैट इज कॉल्ड छत्ता। आपको बहुत जगह छत्ता मिलेगा, छत्ता मोहल्ला मिलेगा, तो इसेंशियली एक एलिमेंट होगा वो कवर्ड होगा। और ये बाजार तब भी था और ये बाजार अब भी है। छत्ता बाजार आगे तक जाता है। मनु साहब ने जफर साहब का शेर का हवाला देते हुए बताया कि वो आखिर तक खुद से बेजार हो गए थे। रियल पॉलिटिकल ये है बॉस कि पावर या तो गन से आती है या धन से आती है, और कुछ मामलों में तन से भी आती है। हमने लास्ट वॉक में डिस्कस किया था कुछ तवाइफों का। बेगम समरू बहुत पावरफुल लेडी थी मुगलिया सल्तनत में। मुबारक बेगम तो इतनी पावरफुल लेडी थी, उनके नाम का तो एक मस्जिद बनी हुई है बेगम लाल कुआं में। तो 1803 जब ब्रिटिशर्स ने इस किले को टेक ओवर किया, तब तक जफर के पास ना तो गन बची थी और ना धन बचा था, और एक बहुत बुरा तन बचा था। तो कुल मिला के उनको ये समझ में आ गया था कि अब खेल खत्म है। तो 1857 में दरअसल ब्रिटिशर्स ने उनसे सल्तनत नहीं छीनी, सल्तनत का भरम छीना था। इस बात को हमें रेखांकित करना चाहिए। आपके मोबाइल में फोटो नंबर 3 है, उसमें जफर साहब की कैलीग्राफी है। He was a very स्मार्ट आर्टिस्ट, बहुत शानदार आर्टिस्ट है। हमने करीब 25 फोटो आपको दी है, तो आप रेफर कर सकते हैं। अपने फोन में देखेंगे, आप निकाल के कैलीग्राफी दूसरी फोटो अगर आप देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे बाबर को घोड़े के ऊपर, और आई थिंक तीसरी फोटो है सर कैलीग्राफी तीसरी फोटो। अगर आप तीसरी फोटो देखेंगे तो वो जो जफर साहब ने जो कैलीग्राफी वजन, तो वो शायर थे, वो कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे।
अगर वो नहीं थे तो सिर्फ एक बादशाह ही नहीं। आपने अब जैसे बाबर की हमने आपको फोटो दी है घोड़े के ऊपर, जफर साहब की घोड़े के ऊपर फोटो तलाश करनी बहुत ही मुश्किल, क्योंकि वो घोड़े वाले बादशाह ही नहीं थे, वो तो घोड़े से पालकी में शिफ्ट हो गए थे। सैनिकों ने जब मेरठ से आए वो इस किले में घुसे और उन्होंने उन्हें अपना सम्राट बना दिया। अब बहादुर शाह जफर को तो मालूम था कि वो किसी लायक नहीं है, लेकिन मुश्किल ये थी कि जो हमारी आम जनता थी उनके दिमाग में अभी भी ये बुलंदी थी, उनके दिमाग में अभी भी ये वहम था कि जो मुगल हैं वो बहुत ही बुलंद, बहुत ही बहादुर और बहुत ही अच्छे लड़ने वाले लड़ाकू लोग हैं, तो इनको अपना अगर हम बादशाह बनाएंगे तो जो आउटसाइड पब्लिक थी, जो किले के बाहर के लोग थे, उनको भी ये राजा की बादशाहत विद्रोह में एक्सेप्टेबल हुई। लोगों ने कहा कि इसकी लीडरशिप के अंदर हम लड़ सकते हैं। तो जो हमारी शुरुआती घटनाएं थी कलकत्ता के पास, जो हम जानते हैं कि मंगल पांडे ने बैरकपुर में कारतूस की जो कहानी हुई, और उसके बाद ये आग जो फैली वो पहुंची कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली और गंगा के इलाकों में। फिर नाना साहब, दीवान अजीमुल्ला, तातिया टोपे, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब ने इस चिंगारी को आग में बदला। 10 मई को मेरठ से जो विद्रोही सिपाही ने दिल्ली की तरफ कूच किया, आप फोटो नंबर 4 देखिए, सिपाहियों के नाम दर्ज हैं इसके अंदर, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, और उन्होंने पहुंचकर राजा को अपना सम्राट घोषित कर दिया। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि राजा के पास इतनी अकल भी नहीं थी कि वो ये कहे कि मुझे इसका लीडर मत बनाओ, चूज अ बेटर लीडर टू फाइट दिस बैटल। उन्होंने उस राजा को सम्राट बनाया और वो सम्राट बन गए। वो तो सिर्फ शायरी किया करते थे। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए जिनको नहीं पता होगी, जफर साहब सिर्फ उर्दू में शायरी नहीं करते, जफर साहब जो है वो ब्रिज भाषा में भी लिखते थे। आप ये देखिए, हमने पिछली वॉक में आपको अकबर इलाहाबादी जी की एक नज़म सुनाई थी, जिसमें कि उर्दू और ब्रिज भाषा का इक्वल कंट्रीब्यूशन था। 2 लाइनें उर्दू चलती थी, 2 लाइनें ब्रिज भाषा की चलती थी। अमीर खुसरो साहब की जो आप बहुत सी कविताएं देखेंगे, वो तो क्या है, ज़हील मस्किन, वो अगर पर्शियन भी है, कुछ बरंदिश, वो पर्शियन है। अगर आप उनकी वो पूरा कलाम पढ़ें, उसमें पहली 2 लाइन 3 लाइन पर्शियन, फिर ब्रिज भाषा, फिर 3-4 लाइन पर्शियन, फिर ब्रिज भाषा। अगर आप उसका पर्शियन का एनालिसिस करें, तर्जुमा करें, तो वो तर्जुमा जो है, जो आगे वो ब्रिज भाषा में कह रहे हैं ना, वही कह रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए और वहाँ के लोगों के लिए भी लिखा। तो जफर साहब भी जो है वो ब्रिज भाषा में लिखते थे, और साहब कुछ निकाल के लाए। बिल्कुल साहब, ब्रिज भाषा की कविता देखेंगे, जिन गलिन में पहले देखी लोगन की रंग रलिया थी। गलिन और लोगन ब्रिज वाले समझते हैं। जिन गलिन में पहले देखी लोगन की रंग रलिया थी, फिर देखा जो उन लोगन में सूनी पड़ी वो गलियां थी। खाक का उनका बिस्तर है और सिर के नीचे पत्थर है, हाय वो शक्लें प्यारी प्यारी, किस किस चाव से पलियां थी। तो क्या क्या प्यारी सूरतें, क्या क्या प्यारे चाव। साहब जफर साहब चाव में और प्यारी सूरतों में बहुत बिजी हुए, और जैसा कि हमारे गुरु साहब कहते हैं कि अगर बादशाह घोड़े से उतरकर पालकी की तरफ आ जाए तो समझिए हुकूमत जनाजे की तरफ बढ़ रही। तो वही हुआ 7 अक्टूबर 1858 को सुबह 4 बजे बहादुर शाह जफर को बैलगाड़ी में बिठाकर किसी तरह से रवाना कर दिया गया। 332 साल पहले बाबर घोड़े पे दाखिल हुए इस हिंदुस्तान में, उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई, और अंग्रेजों ने बैलगाड़ी में बिठाकर इस मुल्क के आखिरी बादशाह को यहाँ से बेइज्जत कर कलकत्ते की ओर भेज दिया। वहां से इस किले की तामीर जो उनके बुजुर्गों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए की थी, वो शायद उनका ख्वाब वहीं पे अधूरा रह गया। चलिए दिन में कई बार यहाँ संगीत बजता था, कोई वीआईपी आता तो संगीत बजता था। एक चीज आप नोट करें, मुगल सिमेट्री को लेके बहुत ऑब्सेस्ड थे। आप पीछे देखिए, पीछे आपको एग्जैक्टली वो जगह दिखाई देगी जहां से प्राइम मिनिस्टर ऊपर चढ़ के जाते हैं, और आगे आप देखिए ये दीवाने आम का जो कांच का हिस्सा दिख रहा है ना, वो सिंहासन है। तो बिल्कुल सिमेट्री में सारी चीजें चाहते थे वो। ये बेसिकली म्यूजिक हाउस था। इसी में
मुगल्स को हम दो भागों में कन्वर्ट करते हैं। एक तो हम बोलते हैं ग्रेट मुगल, वो अप टू औरंगजेब तक आते हैं, और औरंगजेब के बाद हम मुगलों को बहुत इज्जत से याद नहीं करते, उनको बोलते हैं लेटर मुगल्स, बाद वाले मुगल। तो बाद वाले मुगल्स में दो बादशाह हुए, फर्रुखसियर और जहांदार शाह। फर्रुखसियर और जहांदार शाह, उन दोनों का मर्डर इसी नौबत खाने में हुआ। वो वक्त था जब एक कॉन्स्पिरेसी और उठापटक, जब आप बाहर अपनी सल्तनत को नहीं फैला रहे हैं, बाहर नहीं लड़ रहे हैं, तो लड़ाइयां आपस में होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ जो आपको ये जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, ये हिस्सा हिस्टोरिक हिस्सा है, और इस हिस्से का ताल्लुक जफर पे आरोप लगाया था उससे है। 16 मई 1857 को ठीक इस जगह 49 ब्रिटिश महिलाओं का कत्ल बागियों ने किया था। हुआ यूं कि 11 मई को जैसे ही बागी सैनिक किले में दाखिल हुए, फॉर द सेफ्टी ऑफ ब्रिटिश वुमेन, इस किले में ब्रिटिशर्स बहुत रहा करते थे, तो इन गुडविल जफर साहब ने कहा कि इन महिलाओं को आप मेरी कस्टडी में दे दें, मेरे हवाले कर दें, दे विल बी सेफ। इस बात की भनक उन बागी सैनिकों को लग गई कि जफर साहब की कस्टडी में कुछ अंग्रेज स्त्रियां हैं, और उसके बाद फिर बहुत खराब हुआ। और फिर क्या हुआ कि बागियों ने सरेआम यहाँ पर 49 यूरोपीय औरतों को कत्ल किया, और कत्ल भी इतना खतरनाक था कि जिसका जफर पर ब्रिटिश हुकूमत ने जब उनको यहाँ से बेदखल किया तो 4 इल्ज़ाम लगाए, उसमें से जब आखिर ख़त्म करेंगे वक्त तो बात करेंगे, ये भी एक इल्ज़ाम था। लेकिन हम लोग अभी तक आधा पौना घंटा बात कर रहे हैं, ये बात तो बहुत एस्टेब्लिश्ड है कि जफर ना कुछ कर पाने के काबिल थे, ना किसी को रोकने के काबिल थे। तो वो 49 का जो कत्ल हुआ भी, वो कत्ल भी ना जफर करवा सकते थे, ना उन्होंने करवाया। बागी आए, उनको पता चला कि इनकी कस्टडी में वह है, उन्होंने उसको हटाया और फिर बाहर निकाला और ना इनको शरेआम। बकर साहब, हमने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि ये वाक है शायराना वॉक, और वाक शायराना हो और मिर्जा गालिब का जिक्र ना हो तो अधूरा है। मिर्जा गालिब बहुत होशियार आदमी थे। वो 1857 में बहुत गहरी नजर रख रहे थे पूरे सिलसिले पे कि हो क्या रहा है। उन्हें दिखाई पड़ गया कि मुगलिया सल्तनत डूबने वाली है, अगला सूरज उगने वाला है ब्रिटिशर्स का। तो मिर्जा गालिब ने उस वक्त गजल नहीं लिखी, बल्कि एक रिपोर्टाज जैसा लिखा, उसे हम जानते हैं दस्तंबू नाम से। दस्तंबू पर्शियन शब्द है। दस्तंबू में क्या था, उन्होंने गदर के हालात लिखे। दस्तंबू का हिंदी मतलब होता है पुष्पगुच्छ। तो उन्होंने उसको, उन हालात को कैसे लिखा और उसका पर्पस क्या था, ये हम आपको आगे बताएंगे। सर, तो गालिब साहब लिखते हैं कि मैं हफ्ते में 2 बार बादशाह के महल जाता था। इससे हमारी कोई दरख्वास्त कि हम लोगों की निगाह से उस वक्त के हालात को देखना चाह रहे हैं, हम हिस्टोरियन की निगाह से नहीं देखना चाह रहे हैं। हमारे लिए मुगल एम्परर जैसे की बात हो रही थी कि वो, हमारे लिए बहादुर जफर इज नॉट अ ग्रेट एम्परर, ही वाज अ ग्रेट पोएट। तो वो लिखते हैं कि मैं हफ्ते में 2 बार बादशाह के महल में जाता था। अगर उसकी ख्वाहिश होती तो कुछ वक्त बैठता था, वरना बादशाह के मसरूफ होने की वजह से कुछ देर ही दीवाने खास में बैठकर। ये भी बताना चाह रहे हैं कि मैं खास था, हमेशा दीवाने खास में जाता था। गालिब साहब का अपना तरीका है कि दीवाने खास से उठकर घर की ओर चल देता था। अब सुनिए, दरअसल सोमवार का वह दिन बहुत ही खौफनाक था। 11 मई 1857 का दिन था। अचानक दिल्ली के दरो दीवार इस तरह हिलने लगे कि तमाम शहर में उसको पता चला। मैंने चीखों और शोर शराबे के पीछे सुना कि लाल किले का सरदार और ब्रिटेन का एजेंट कत्ल कर दिए गए। लाल किले में उन्होंने अपने घोड़े बांध दिए हैं और शाही महल में को अपना सोने का ठिकाना बना दिया। आगे लिखते हैं कि धीरे धीरे दूर दराज के शहरों से ये खबर आने लगी कि बागी सिपाहियों ने अपने अफसरों का कत्ल कर दिया है और खुलेआम अपने अफसरों को मारने के लिए बैरक से निकल पड़े। मगर इसके आगे गालिब अपनी असली समस्या लिखते हैं, सदा से मेरी आदत रही है कि रात के समय सिवाय विलायती शराब के तो कुछ और नहीं पीता था, और जब नहीं पाता तो मुझे नींद नहीं आती थी। आजकल अंग्रेजी शराब शहर में बहुत महंगी है। तो गालिब ने अपनी माली हालत कुछ ऐसे बयां की है
कि बस लेता हूँ हर महीने कर्ज, बस के लेता हूँ हर महीने कर्ज और रहती है सूद की तकरार। लेता हूँ हर महीने कर्ज और रहती है सूद की तकरार, मेरी तनख्वाह में तिहाई का हो गया है शरीक साहूकार। तो उनको खैर गालिब साहब को तो अपनी माली हालत से ज्यादा बादशाह की माली हालत का फिक्र था कि जो तनख्वाह पेंशन जो मुझे दे रहा है वो तो मुझे पेंशन भी नहीं दे पा रहा है। दरअसल आप अगर पूरी स्टडी करें गालिब की और गदर की, तो गालिब की असली टेंशन अपनी सैलरी और पेंशन को लेकर थी। टेंशन ऑफ पेंशन। गालिब को इस बात ने मजबूर किया कि वो अंग्रेजों की तारीफ करें और खूब करें। ये बात अलग है कि वो अंग्रेजों के उस वक्त के दुश्मन बहादुर शाह जफर की भी नौकरी करते थे, सैलरी यहाँ से मिलती थी, मगर फ्यूचर की पेंशन वहां से लेनी थी। तो कुल मिला के गालिब इधर भी थे और उधर भी, सबका साथ सबसे विकास। गालिब ने दस्तंबू में लिखा है सबसे विकास, सबसे विकास, सबसे ये विकास। हमारा सटायर है, ये देखिए हमारा सटायर है। ये किसी का सटायर है, सबका साथ सबसे विकास। सबसे विकास, उसका भी साथ, उससे भी विकास और इससे भी विकास। हाँ, ये भी हो सकता है। गालिब ने दस्तंबू में लिखा है, मैं बचपन से ही अंग्रेजों का नमक खाता रहा हूँ। दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि जिस दिन से मेरे दांत निकले हैं, तब से आज तक इन विश्व विजेताओं ने ही मेरे मुंह में रोटी पहुंचाई है। जिसको बोल रहे हैं गालिब साहब कैसे 180 डिग्री टर्न ले रहे हैं। गालिब के प्रति पूरा सम्मान हमारा है, पूरा सम्मान है, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं है। लेकिन इतिहास का ये फैक्ट हमको रेखांकित करना पड़ेगा कि गदर के बारे में गालिब ने दस्तंबू में लिखा है कि पूरे मुल्क में नमक हराम जमींदारों और सिपाहियों ने गठबंधन कर लिया है ताकि पूरी ताकत के साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मोर्चा ले सके। गालिब ने कसीदे कसे, कसीदे मैंने तारीफ, किसी की तारीफ करना। अभी सुनिए, गालिब अपनी लिखावट के तो धनी थे ही, अब कैसे इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपको बीच में इंट्रोडक्शन होगा तो पता चलेगा क्या लिखते हैं अपने कसीदे में कि उसकी साज सज्जा का हाल ये है कि बड़े से बड़ा राजा उसका फकीर। अब किसकी वो भी पता चलेगा आपको कि उसकी साज सज्जा का हाल ये है कि बड़े से बड़ा राजा उसका फकीर। उसके नूर से ही आफताब रोशन है, सूरज रोशन है, उसके नूर से ही आफताब रोशन है और बादलों में अब्र बरसाने की ताकत है, बारिश करने की ताकत है। उसकी फितरत में जो दान देने का जज्बा है, उसे देखकर मुझे हैरत होती है। उस महारानी का नाम विक्टोरिया। आप देखिए कि वो कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये तो बता रहे हैं आपको। और आप ये देखिए, और आगे वाली लाइन में देखिए गालिब कैसे फकीर बन गए। गालिब क्या लिखते हैं, अगर मुझे इस महारानी के हाथ से कुछ बख्शीश मिल जाए तो मेरा इस दुनिया में आना जाया ना जाए। तो ये तो जो है एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज है कि गालिब दोनों तरफ से खेल रहे थे। निदा फाजली एक बहुत मशहूर शायर है, उन्होंने कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना कई बार। तो हमने जो पिछली वॉक की थी तो गालिब साहब के मिसरे हवेली में बैठ के पढ़े थे। हमने उनकी पेचीदगी पे बात की, उनकी फिलॉसफी पे बात की। हमने कहा कि उनके गालिब साहब के एक मिसरे पे PhD कर रहे हैं लोग। गालिब शायर महान थे लेकिन स्वतंत्रता सेनानी वो नहीं कभी भी नहीं। हाँ, आप बता रहे हैं ये दिल्ली की फितरत है। जो भी पावर में है उनको पटा के रखो। निदा फाजली साहब का जिक्र मनु साहब ने कहा है, लेकिन मनु साहब, निदा फाजली ने किस्सा लिखा है ना कि गालिब कैसे बचे, जरा वो बताइए। हाँ, वो शायद बहुत लोगों ने सुना होगा, फिर भी सुनाते हैं कि एक अंग्रेज अफसर ने उनको पकड़ लिया और वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या होता है। गालिब साहब बोलते हैं कि मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब उर्फ नौशाद। तुम लाल किला जाता होता? जाता था, मगर जब बुलाया जाता था। क्यों जाता था? साहब जवाब देते हैं कि अपनी शायरी सुनाने, उनकी गजल बनाने। उनकी मतलब जफर साहब की गजल बनाने। यू मीन तुम पोएट होता था? होता नहीं हूं भी। तुमका रिलीजन कौन सा होता? गालिब साहब कहते हैं आधा मुसलमान। व्हाट? आधा मुसलमान?
जी हाँ, शराब पीता हूँ लेकिन सुअर नहीं खाता। देखिए हमने जो फोटो आपको शेयर किए उस पर देखिए, फोटो 5 दीवाने आम में सिंहासन का फोटो, और फोटो 6 शाहजहां बैठे हुए हैं उस दीवाने के आम की ओर। हम चलते हैं, यहाँ से चलते हैं शायद। अच्छा इधर से आइए, अच्छा आइए अच्छा आइए। You are watching Travel World Online.